नमस्कार। आज हम भारत के सबसे पेचीदा चुनावी क्षेत्रों में से एक अनंतनाग की राजनीतिक रणनीति की पड़ताल करेंगे। ये विश्लेषण किसी अटकल पर नहीं बल्कि एक दस्तावेज पर आधारित है जो हमें जमीनी हकीकत की एक साफ तस्वीर देता है। हमारा मकसद किसी का पक्ष लेना नहीं बल्कि डेटा के जरिए ये समझना है कि राजनीति और जमीनी शासन का असल रिश्ता क्या होता है। चलिए सीधे मामले की तह तक चलते हैं। अनंतनाग की चुनावी कहानी को सिर्फ एक जीत या हार के नजरिए से देखना मतलब पूरी तस्वीर को अनदेखा करना। हकीकत में ये एक जटिल पहेली है और इस पहेली को सुलझाने की चाबी वो हमें मिलती है आंकड़ों में। ये याद रखना जरूरी है कि ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये लोगों की उम्मीदों, उनकी परेशानियों और उस जमीन की कहानी कहते हैं जिस पर वो रहते हैं। किसी भी राजनीतिक कहानी की आत्मा को समझने के लिए पहले उस जगह और उसके लोगों को समझना पड़ता है। ये है अनंतनाग। पहाड़ों और वादियों से घिरा ये इलाका सिर्फ एक चुनावी मैदान नहीं है बल्कि इतिहास, संस्कृति और गहरी सियासी संवेदनाओं का एक जीता जागता केंद्र है। यहाँ हर वोट के पीछे एक उम्मीद, एक शिकायत और एक पहचान की पूरी कहानी छिपी है। अब इस स्लाइड पर गौर कीजिए। ये एक नंबर यही पूरी कहानी का केंद्र है। 5.37% 2024 के चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर। ये नंबर सिर्फ एक नतीजा नहीं है, ये वो रहस्य है जिसे हम आज समझने जा रहे हैं। ये एक पार्टी और वहां के वोटरों के बीच की दूरी का एक बिल्कुल सटीक पैमाना है। तो उस 5.37% का जमीनी मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि जीतने के लिए करीब 18 पॉइंट के एक बहुत बड़े स्विंग की जरूरत थी। आसान भाषा में कहें तो 5200 से ज्यादा नए वोट चाहिए थे। ये कोई छोटी मोटी चुनौती नहीं है, ये एक बहुत गहरी खाई है जिसे सिर्फ नारों से नहीं बल्कि भरोसे का एक मजबूत पुल बनाकर ही भरा जा सकता है। तो सवाल ये उठता है कि ये नतीजा आया कहां से? देखिए, चुनावी नतीजे कभी हवा में पैदा नहीं होते, वो हमेशा स्थानीय इतिहास, समाज और अर्थव्यवस्था की जमीन से ही उगते हैं। अनंतनाग के सियासी मिजाज को पकड़ने के लिए हमें वादी की उन गूंजों को सुनना होगा जो दशकों से यहां की राजनीति को शक्ल दे रही हैं। ये स्लाइड देखिए, ये बहुत कुछ कहती है। ये साफ दिखाती है कि अनंतनाग की वफादारी किसी एक पार्टी की जागीर नहीं रही है। 2008 में जेकेएनसी 15.5% के बड़े मार्जिन से जीती। 2014 आते आते हवा का रुख बदला और पीडीपी 18.3% के अंतर से जीत गई और फिर 2024 में आईएनसी ने 6% के एक नजदीकी मुकाबले में जीत हासिल की। इससे क्या पता चलता है? राजनीतिक अस्थिरता। मतलब साफ है, यहां के वोटर किसी के साथ बंधे हुए नहीं हैं, वो बदलाव के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अब समझते हैं कि यहां के लोग कौन हैं, उनका सामाजिक ताना बाना क्या है। लगभग 98% आबादी मुस्लिम है, जिसमें 12% का एक बहुत अहम हिस्सा गुज्जर और बकरवाल समुदाय का है, जो अनुसूचित जनजाति यानी एसटी कैटेगरी में आते हैं। करीब 1% हिंदू आबादी भी है। किसी भी राजनीतिक रणनीति के लिए ये आंकड़े बुनियाद हैं। ये साफ बताते हैं कि यहां एक ऐसी व्यापक अपील की जरूरत है जो हर समुदाय की अपनी खास जरूरतों और उम्मीदों को समझ सके। तो फिर सवाल वही है कि 2024 का नतीजा ऐसा क्यों आया? आइए अब सोर्स रिपोर्ट में दिए गए रणनीतिक फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करके इस नतीजे की चीरफाड़ करते हैं। हमारा ध्यान किसी व्यक्ति पर नहीं बल्कि उन सिस्टम्स और फैक्टर्स पर होगा जिन्होंने मिलकर इस नतीजे को जन्म दिया। हर पार्टी की अपनी ताकत और अपनी कमजोरियां होती हैं। इस मामले में ताकत साफ है, एक मजबूत केंद्रीय नेतृत्व और राष्ट्रीय स्तर पर संगठन और फंड्स की कोई कमी नहीं। लेकिन कमजोरियां भी उतनी ही साफ हैं और वो जमीनी हैं। स्थानीय स्तर पर जड़ें लगभग ना के बराबर और वोटरों के साथ पहचान और छवि का एक बड़ा फासला। ये एक क्लासिक उदाहरण है जहां राष्ट्रीय शक्ति का स्थानीय जड़ों से कोई मेल नहीं होता। अब बाहर का माहौल कैसा है? देखिए, मौके भी हैं और चुनौतियां भी कम नहीं हैं। मौके हैं जैसे कि एसटी समुदाय को टारगेटेड वेलफेयर स्कीम से जोड़ना, केंद्र के विकास प्रोजेक्ट्स को सामने लाना और डिजिटल पहुंच के लिए बढ़ते इंटरनेट का इस्तेमाल करना। लेकिन खतरे भी उतने ही असली हैं। मजबूत और जमे जमाए स्थानीय प्रतिद्वंदी, राजनीतिक अस्थिरता जो क्षेत्रीय पार्टियों को फायदा पहुंचाती है और गलत सूचना के अभियान। और यहीं पर संवैधानिक मूल्यों की अहमियत सामने आती है। जानकारी के साथ, गरिमा के साथ अपनी बात रखना और सामने वाले की बात सुनना। ये सिर्फ राजनीतिक दलों की नहीं, हम सबकी जिम्मेदारी है कि संवाद का स्तर बना रहे। तो विश्लेषण तो हो गया, अब समाधान की बात करते हैं। अब जो हम देखने जा रहे हैं
उसे सिर्फ एक चुनावी रणनीति मत समझिए। ये किसी भी राजनीतिक दल के लिए वोटरों से रिश्ता बनाने का एक यूनिवर्सल ब्लूप्रिंट है। ये असल में भरोसा कमाने का एक रोड मैप है। हर कामयाब रणनीति की शुरुआत इसी एक सवाल से होती है, लोगों की असल चिंताएं क्या हैं। जब तक ये नहीं समझा जाता कि लोगों की रोजमर्रा की दिक्कतें क्या हैं, उनकी रात की नींद किस वजह से उड़ती है, तब तक उनसे जुड़ाव हो ही नहीं सकता। राजनीति का केंद्र हमेशा लोग होने चाहिए, आंकड़े नहीं। ये स्लाइड बेहद अहम है क्योंकि ये सीधे लोगों की आवाज हम तक पहुंचाती है। सुन्नी मुस्लिम समुदाय के लिए बेरोजगारी, विकास की कमी और प्रशासन पर भरोसे की कमी सबसे बड़े मुद्दे हैं। गुज्जर और बकरवाल समुदाय के लिए चरागाह के हक, पेंशन और शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी जरूरतें सबसे ऊपर हैं। और हिंदू अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षा, सरकारी नौकरियां और जमीन से जुड़े मसले सबसे बड़ी चिंता हैं। ये साफ दिखाता है कि वन साइज फिट्स ऑल वाला फॉर्मूला यहां बिल्कुल काम नहीं करेगा। तो इन सब अलग अलग चिंताओं को एक साथ कैसे साधा जाए? सोर्स दस्तावेज एक चतुर्मुख सिद्धांत सुझाता है, यानी एक 4 आयामी दृष्टिकोण जो चुनावी, संगठनात्मक, नैरेटिव और संसाधन की चुनौतियों से एक साथ निपटता है। और ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, इसे एक ठोस, समय पर आधारित एक्शन प्लान में ढाला गया है। एक 90 दिन का प्लान। ये जमीनी काम से शुरू होता है, बूथ कमेटियां बनाना, फिर ये लोगों तक पहुंचता है, उनकी सुनना और दिखने वाले प्रोजेक्ट शुरू करना। इसके बाद नैरेटिव बनाया जाता है, एक लोकल घोषणा पत्र के जरिए, और आखिर में चुनाव के दिन लोगों को एकजुट करना। यह दिखाता है कि कैसे बड़े लक्ष्यों को जमीन पर छोटे ठोस कदमों में बदला जाता है। चलिए अब अनंतनाग की बारीकियों से निकलकर बड़ी तस्वीर को देखते हैं। ये केस स्टडी हमें एक इतने विविध देश में लोकतंत्र और शासन के बारे में क्या सिखाती है। ये सिर्फ एक सीट जीतने की कहानी नहीं है, ये शासन करने का हक कमाने की कहानी है। ये एक लाइन इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ है। राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं को पहले स्थानीय जरूरतों की भाषा बोलना सीखना चाहिए। आप किसी राजधानी में बैठकर अपना विजन नहीं थोप सकते। आपको जमीन पर उतरना होगा, लोगों की भाषा बोलनी होगी और उनकी चिंताओं को अपना बनाना होगा। असली ताकत राष्ट्रीय नहीं, स्थानीय विश्वास में होती है। अंत में यह समझना जरूरी है कि इस ब्लूप्रिंट के जो सार्वभौमिक सिद्धांत हैं, यानी टारगेटेड वेलफेयर, स्थानीय विकास और शिकायतों का निवारण, ये किसी भी वोटर का विश्वास जीतने की नींव है। ये किसी एक पार्टी या एक चुनाव तक सीमित नहीं है, ये सुशासन का मूल मंत्र है। और जब हम टारगेटेड वेलफेयर की बात करते हैं तो भारत के डेटा प्राइवेसी के ढांचे को भी ध्यान में रखना जरूरी है। लोगों की जानकारी उनकी सहमति से सिर्फ उनकी भलाई के लिए इस्तेमाल हो, यही सुशासन का आधार है। भरोसा इसी तरह बनता है। हम इस एक सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त कर रहे हैं। राष्ट्रीय नैरेटिव के इस दौर में किसी एक समुदाय का भरोसा जीतने के लिए वाकई में क्या लगता है? ये सवाल सिर्फ राजनेताओं के लिए नहीं है, बल्कि हम सबके लिए है जो एक मजबूत और समावेशी लोकतंत्र में यकीन रखते हैं। इस पर जरूर सोचिएगा। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 008 420 44 1602 पर कॉल करें। पर्पस बियॉन्ड पॉलिटिक्स।